Hello friends, welcome back to another lecture. And as you guys already know, we have already started studying constitutional bodies and unconstitutional bodies, right? We have already covered election commission in our previous video. In this video, we are going to cover UPSC, SPSC and finance commission, right? And all these constitutional bodies, we will look into these bodies in the upcoming videos. ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर यूपीएससी से एंड एसपीएससी. ठीक है. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इन दोनों को साइड बाय साइड हम स्टडी करने वाले हैं. जो डिफरेंसेस होंगे वो भी आपको इसी स्लाइड में मिलेंगे, जो सिमिलैरिटीज़ होंगी वो भी इसी स्लाइड में मिलेगी, राइट. तो यू डोंट नीड टू स्टडी दीज टू बॉडीज सेपरेटली. ठीक है, एक साथ स्टडी करने वाले हैं सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर ऑल दीज इंफॉर्मेशन. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर. आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323 इन पार्ट 14. ठीक है, ये आर्टिकल बात करते हैं यूपीएससी एंड एसपीएससी के बारे में. ठीक है, यूपीएससी एंड एसपीएससी कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. ठीक है, यूपीएससी के मेंबर्स और चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा. स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स और चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा. ओके, इट्स प्रीटी इजी एंड इट्स प्रीटी ऑब्वियस एज वेल. 1/2 of the members of the commission should be such persons who have held office for at least 10 years. Okay, under the government of India or state, या तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 10 साल कम से कम काम किया हो, ऐसे मेंबर्स होने चाहिए एटलीस्ट 50%. ठीक है, 50% मेंबर्स ऐसे होने चाहिए, राइट. टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें अगर यूपीएससी के मेंबर्स और चेयरमैन के लिए, वो 6 years एंड 65 years होने वाला है. और टर्म ऑफ ऑफिस अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए बात किया जाए तो 6 years और until the member attains the age of 62 years. ठीक है, और रेजिग्नेशन काफ़ी ऑब्वियस होने वाला है. यूपीएससी के जो मेंबर्स और चेयरमैन होंगे वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देंगे, एसपीएससी के अंदर गवर्नर. ओके, चेयरमैन और एनी अदर मेंबर्स ऑफ बोथ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस. ठीक है, जो चेयरमैन होंगे, चेयरमैन जो होंगे बोथ यूपीएससी एज वेल एज एसपीएससी, उनके जो खाली चेयरमैन होंगे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर मेंबर्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, हम केवल चेयरमैन की बात कर रहे हैं. तो इन दोनों ही बॉडीज़ के जो चेयरमैन होंगे उनको केवल और केवल प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकते हैं. ऑलराइट, अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस. ठीक है, पहला जो सर्कमस्टांसेस है वो है इंसॉल्वेंसी, यानी कि बैंकरप्टसी. इफ एंड the other one is if he engages during his term of office in any paid employment outside the duties of his office. The other one is if he is in the opinion of the president unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body. ठीक है, ये भी एक रीज़न हो सकता है. एंड मिसबिहेवियर. ठीक है, अगर मिसबिहेवियर का केस होता है तो इसके अंदर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं इंक्वायरी के लिए. ठीक है, एंड आफ्टर इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एडवाइस किया जाता है प्रेसिडेंट को. और यू हैव टू रिमेंबर दिस कि जो एडवाइस होती है दिस इज़ बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट. ठीक है, तो जो भी एडवाइस सुप्रीम कोर्ट देंगे वो प्रेसिडेंट को माननी ही पड़ेगी. प्रेसिडेंट बाध्य है इस एडवाइस को मानने के लिए. ओके, सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशंस इन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड स्टेट. ठीक है, यूपीएससी की बात हो रही है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एसपीएससी की बात हो रही है तो स्टेट. ओके, द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट. जो यूपीएससी के चेयरमैन होंगे, ठीक है, चेयरमैन की बात हो रही है, यूपीएससी के अदर मेंबर्स की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे. द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट. ठीक है,
लेकिन जो चेयरमैन होंगे एसपीएससी के, ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होंगे वो एलिजिबल होंगे अपॉइंटमेंट के लिए एज चेयरमैन और अ मेंबर ऑफ यूपीएससी, ठीक है। चेयरमैन या फिर मेंबर बन सकते हैं वो यूपीएससी के, और एज द चेयरमैन ऑफ एनी अदर एसपीएससी ओनली, ठीक है। तो जो चेयरमैन होंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो रीअपॉइंट किए जा सकते हैं 3 पदों पर, ठीक है। पहला पद जो होगा वो उन्हें चेयरमैन नियुक्त किया जा सकता है यूपीएससी का, उन्हें मेंबर नियुक्त किया जा सकता है यूपीएससी का, या फिर उन्हें दोबारा से चेयरमैन नियुक्त किया जा सकता है लेकिन किसी और स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन का, ठीक है। जो मेंबर होंगे यूपीएससी के, उन्हें चेयरमैन बनाया जा सकता है यूपीएससी का या फिर एसपीएससी का, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे डाउनग्रेड नहीं किया जाएगा, केवल अपग्रेड ही किया जाएगा, ठीक है। अब जो चेयरमैन होंगे यूपीएससी के, उन्हें तो अपग्रेड नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए उनकी फर्दर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। लेकिन जो एसपीएससी के चेयरमैन हैं और जो मेंबर्स हैं एसपीएससी के और यूपीएससी के, उन्हें अपग्रेड किया जा सकता है, तो इसलिए वो एलिजिबल हैं फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, ठीक है। अ मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उन्हें चेयरमैन नियुक्त किया जा सकता है यूपीएससी का, या फिर चेयरमैन नियुक्त किया जा सकता है उन्हें किसी एसपीएससी का, ठीक है। द चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ यूपीएससी एंड एसपीएससी इज नॉट एलिजिबल फॉर द सेकेंड टर्म, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो चेयरमैन होंगे और मेंबर्स होंगे यूपीएससी और एसपीएससी के, उन्हें सेकेंड टर्म नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, नाउ जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। इसके बारे में एक बार स्टडी करते हैं। जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी क्रिएटेड बाय एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बन रहा है, इसका मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं होगी, राइट, ये स्टैट्यूटरी बॉडी होने वाली है, ठीक है। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स कंसर्न्ड, ठीक है। तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लाया जाएगा किन के द्वारा, जो स्टेट्स की स्टेट लेजिस्लेचर्स होंगी, ठीक है, जो स्टेट लेजिस्लेचर्स होंगी उनके द्वारा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लेके आया जाएगा, ठीक है। वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाएगा, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होने वाली है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं होगी, ऑलराइट। चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, गवर्नर नहीं आएगा यहाँ पे, ओके। टर्म ऑफ ऑफिस जो होने वाला है वो 6 years एंड 62 years, कैन बी सस्पेंडेड और रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, और रेजिग्नेशन जो जाएगा वो भी प्रेसिडेंट के पास ही जाने वाला है। अ जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन प्रेजेंट इट्स एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट टू ईच ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नर्स, ठीक है, एंड ईच ऑफ द गवर्नर्स प्लेसेस द रिपोर्ट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। सब कुछ प्रेसिडेंट करेंगे, अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करेंगे, सस्पेंड भी प्रेसिडेंट करेंगे, और रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को जाएगा। लेकिन जो जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट्स होंगी वो स्टेट गवर्नर्स के पास जाएंगी, और गवर्नर के थ्रू जाएंगी वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास, ओके। इन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टार्टिंग में जो एज थी वो 60 years थी, ठीक है, लेकिन 41st अमेंडमेंट के थ्रू इसे 62 years किया गया था, ओके। दिस इज समथिंग यू शुड नो, राइट। तो ये थी यूपीएससी एंड एसपीएससी। नाउ वी विल स्टडी फाइनेंस कमीशन, ओके। फाइनेंस कमीशन नाउ आर्टिकल 280 के अंदर गिवन है फाइनेंस कमीशन के बारे में, और ये काशी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है। काशी जुडिशियल बॉडीज़ क्या होती हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन आर प्रीवियस वीडियो। बेसिकली ये वो बॉडीज़ होती हैं जिनके पास कोर्ट ऑफ लॉ से सिमिलर पावर्स होती हैं, बस इनका जो ज्यूरिसडिक्शन होती है वो थोड़ी कम होती है एक टिपिकल कोर्ट से, ओके। दिस इज समथिंग यू शुड रिमेंबर when we are talking about a Kasi judicial body, right? Now article 281 recommendations of the finance commission, article 281 बात करता है recommendations जो finance commission देती हैं, okay.
जो पहली फाइनेंस कमीशन थी उसके चेयरमैन थे के.सी. नियोगी जी, राइट, 1952 टू 1957। जो 14th थी उसके चेयरमैन थे वाई.वी. रेड्डी, अपॉइंटेड इन 2013, सबमिटेड रिपोर्ट इन 2014। पीरियड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिपोर्ट 15 to 20। Okay, now the finance commission consists of a chairman and 4 other members। ठीक है, make sure you remember this, chairman and 4 other members appointed by the president obviously। term of period specified by the president। ओके, जो पीरियड होगा वो स्पेसिफाई किया जाएगा प्रेसिडेंट के थ्रू। ओके, एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशंस ऑथोराइजेस बाय द पार्लियामेंट। जो क्वालिफिकेशंस होंगी वो पार्लियामेंट के द्वारा ऑथोराइज की जाएंगी। द चेयरमैन शुड बी अ पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स। ओके, नाउ 4 अदर मेंबर्स शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम अमंग्स द फॉलोइंग। जो बाकी के 4 मेंबर्स होंगे, चेयरमैन ऑलरेडी हम देख चुके हैं, पब्लिक अफेयर्स में एक्सपीरियंस होना चाहिए उनके पास। नाउ व्हाट अबाउट द अदर 4 मेंबर्स। जो बाकी के 4 मेंबर्स होंगे उन्हें इन चारों पोस्ट से चुनाया जाएगा। या तो वो जज हो हाई कोर्ट के, और 1 क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज 1। ठीक है, दूसरा, पर्सन हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ फाइनेंस and accounts of the government। Okay, second one, now the third one, a person who has wide experience in financial matters and in administration। ठीक है, now the fourth one, a person who has special knowledge of economics। ठीक है, तो स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मैटर में एक्सपीरियंस, जज ऑफ हाई कोर्ट, एंड स्पेशल नॉलेज इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। तो ये चेयरमैन और अदर 4 मेंबर्स के बारे में हो गया। नाउ फंक्शंस क्या क्या हैं फाइनेंस कमीशन के। जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो पहला फंक्शन होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस टू बी शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। ठीक है, अब आप सभी को पता होगा कि स्टेट्स के पास एक काफ़ी बड़ा चंक जाता है, आई एम सॉरी, सेंटर के पास काफ़ी बड़ा चंक जाता है टैक्स का, राइट। एंड देन उसमें से स्टेट्स को भी शेयर मिलता है। ठीक है, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है, ये डिसाइड करता है फाइनेंस कमीशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस टू बी शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। तो सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में जो टैक्स को शेयर करना है, ये किस रेशियो में करना है, ये फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। द प्रिंसिपल दैट शुड गवर्न द ग्रांट्स इन एड। नाउ व्हाट इज ग्रांट्स इन एड। देखिए, ग्रांट्स का मतलब होता है वो दी गई मनी जो वापस नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो ऐसी मनी हेल्प करने के लिए जो वापस नहीं मिलेगी। ओके, मतलब मदद करने के पर्पज से कोई मनी दी जा रही है तो उसे ग्रांट्स इन एड बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है कि कितना ग्रांट्स इन एड जाएगा, कितने कौन कौन सी स्टेट्स को कितना जाने वाला है थ्रू बाय सेंटर। नाउ द मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ a state to supplement the resources of the panchayats and the municipalities in the state on the basis of the recommendation made by the state finance commission। ठीक है, अब जो फाइनेंस कमीशन होता है ये मेजर करता है कि कितनी मनी जानी चाहिए फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अ स्टेट टू पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़, ताकि वो अच्छे से वर्क कर सकें। ठीक है, एनी अदर मैटर रेफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेड वर्क होता है फाइनेंस कमीशन का। ठीक है, ज़्यादातर ये मनी से ही रिलेटेड होता है, राइट। द कमीशन सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट एंड देन प्रेसिडेंट सबमिट करते हैं वो रिपोर्ट हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, मतलब बोथ द हाउसेज में, लोकसभा में एंड राज्यसभा में। रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन आर ओनली ऑफ एडवाइजरी नेचर। ठीक है, केवल एडवाइस कर सकते हैं, एडवाइजरी नेचर होता है, दे आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, राइट। 15th जो फाइनेंस कमीशन है उनके चेयरमैन है NK सिंह, राइट। पीरियड है अप्रैल 2020 टू मार्च 2025, राइट।
नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन? जो रेशियो निकल के आता है कि इस सेंटर से किसी स्टेट में कितनी मनी जाने वाली है, वो जो फॉर्मूला होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ओके, सबसे पहले तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है: पॉपुलेशन, एरिया, इनकम डिस्टेंस एंड फॉरेस्ट कवर। ठीक है, इन चारों के ऊपर बात करते हैं हम। देखिए, सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है वो पॉपुलेशन का होता है। पॉपुलेशन देखी जाती है एज एन इंडिकेटर ऑफ द एक्सपेंडिचर नीड्स ऑफ अ स्टेट। पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो ग्रांट भी ज़्यादा मिलेगा, मतलब शेयर ज़्यादा मिलेगा, ये जाहिर सी बात है। ऑलराइट, नो एरिया, लार्जर एरिया हैज़ टू इनकर एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। अब जाहिर सी बात है, अगर किसी स्टेट का एरिया ज़्यादा है तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी ज़्यादा आने वाली है उस स्टेट की, राइट। तो अगर एरिया ज़्यादा होगा तो भी ग्रांट ज़्यादा होगा। नाउ द थर्ड वन इज इनकम डिस्टेंस। नाउ व्हाट इज इनकम डिस्टेंस? इनकम डिस्टेंस इज डिफरेंस बिटवीन पर कैपिटा इनकम ऑफ अ स्टेट विद द एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ ऑल द स्टेट्स, यानी कि ऑफ आर कंट्री। देखिए, मान लीजिए एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ आर कंट्री एक्स है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर स्टेट की जो पर कैपिटा इनकम है वो वाई है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं इनकम डिस्टेंस, ठीक है। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम इनकम डिस्टेंस बोलते हैं। नाउ लोअर पर कैपिटा इनकम मीन्स हायर शेयर, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, मतलब स्टेट का अगर जो पर कैपिटा इनकम होगी वो कंट्री के एवरेज पर कैपिटा इनकम से बहुत कम होगी, तो यहाँ पे जो शेयर होगा वो ज़्यादा होगा। ओके, नाउ द फोर्थ वन इज फॉरेस्ट कवर। लार्ज फॉरेस्ट कवर मीन्स लेस एरिया फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, राइट। ये काफ़ी ऑब्वियस है कि अगर फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है किसी स्टेट में तो वहाँ पे लेस एरिया मिल पाएगा उन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए, और इसलिए वहाँ पे हायर शेयर, उस स्टेट को हो जाएगा हायर शेयर, ठीक है। तो आई होप ये फॉर्मूला आप समझ चुके हैं। नाउ ग्रांट्स इन एड, इट कंस्टिट्यूट 12% ऑफ सेंट्रल ट्रांसफर टू स्टेट्स, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 12% सेंटर का जो सेंट्रल ट्रांसफ़र टू द स्टेट्स 12% होता है, जो कि बाकी सारी स्टेट्स में डिवाइड किया जाता है। 14th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड ग्रांट्स फॉर 3 पर्पसेस, ठीक है। जो ग्रांट्स दिए गए 14th फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशंस थे वो 3 पर्पसेस के लिए दिए गए: डिज़ास्टर रिलीफ, लोकल बॉडीज़ एंड रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। इन 3 चीज़ों के लिए दिए गए। तो ये तो बात थी 14th फाइनेंस कमीशन की। नाउ 15th फाइनेंस कमीशन में भी कुछ काफ़ी बड़े बड़े चेंज किए गए हैं जिनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उन पे एक नज़र डालते हैं। 15th फाइनेंस कमीशन, क्राइटेरिया यूज्ड while determining the share of states, ठीक है। अभी हमने देखा कि चार पैरामीटर से मिलके फॉर्मूला बनता है, राइट। तो उस फॉर्मूले को जब बनाया गया तो उसमें कितना कितना परसेंट दिया गया कितने कितने क्राइटेरिया को 15th के अंदर, तो ये इसके अंदर गिवन है, ठीक है। 45% दिया गया इनकम डिस्टेंस को, ओके। 15% फॉर पॉपुलेशन इन 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, और 15% दिया गया एरिया को, एंड 10% दिया गया फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को, ठीक है। लेकिन इसके अंदर 2 क्राइटेरिया और ऐड किए गए 15th फाइनेंस कमीशन के अंडर। 2 क्राइटेरिया और ऐड किए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। वो क्या क्या थे? डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, ठीक है, जिसकी वेटेज थी 12.5%, एंड टैक्स एफर्ट, और जिसकी वेटेज थी 2.5%। और ये दोनों ही परफॉर्मेंस बेस्ड क्राइटेरियाज थे, ठीक है। इनको देखते हैं हम अभी। फॉर 2021 द कमीशन हैज़ रिकमेंडेड अ टोटल डिवोल्यूशन ऑफ इतना टू द स्टेट विच इज़ 41% ऑफ द डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस, एंड दिस इज़ 1% लोअर देन द परसेंटेज रिकमेंडेड बाय द 14th फाइनेंस कमीशन, ठीक है। 14th फाइनेंस कमीशन के थ्रू 42% बोला गया था कि स्टेट्स के लिए जाएगा, लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन के थ्रू 41% बोला गया, ठीक है। 15th फाइनेंस कमीशन इज़ टू सबमिट 2 रिपोर्ट्स। ये इसलिए भी थोड़ी डिफरेंट बन जाती है क्योंकि 15th फाइनेंस कमीशन 2 रिपोर्ट सबमिट करेगी। एक तो
2020 to 21 और दूसरी वो सबमिट करने वाली है 2021 to 2026, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, जो बाकी की फाइनेंस कमीशन रही है अब तक उन्होंने केवल एक ही रिपोर्ट सबमिट की है, लेकिन 15th फाइनेंस कमीशन 2 रिपोर्ट्स सबमिट करने वाले हैं, ओके। द डेडलाइन फॉर 2021-26 रिपोर्ट इज October 30th 2020, राइट। की रिकमेंडेशंस ऑफ द 2021 रिपोर्ट, जो की रिकमेंडेशंस थे वो ये हैं कि रिडक्शन इन शेयर ऑफ स्टेट्स इन डिविजिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्सेस टू 41% फ्रॉम प्रीवियसली 42%, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख विल नाउ गेट फंड्स फ्रॉम सेंटर्स शेयर, ठीक है, ये एक रिकमेंड किया था 15th फाइनेंस कमीशन ने। रीइंट्रोड्यूस्ड परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स टू स्टेट ऑन 2 पैरामीटर्स, ठीक है, जिन्हें हमने अभी देखा, ठीक है, इनको बोलते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स, परफॉर्मेंस के बेस पे इंसेंटिव देना, ओके। यानी कि अगर स्टेट टैक्स एफर्ट के रिगार्डिंग कोई काम कर रही है और वहाँ के टैक्स एफर्ट मतलब वहाँ से टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हो रहा है तो 2.5% उन्हें ज़्यादा यू कैन से ग्रांट मिलने वाले हैं, राइट। तो 2 पैरामीटर थे, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन टोटल फर्टिलिटी रेट एंड टैक्सेशन एफर्ट्स, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी सीन इट, राइट। तो ये थे यूपीएससी, एसपीएससी एंड फाइनेंस कमीशन। बाकी की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं वी आर गोइंग टू लुक एट देम एज वेल इन आवर अपकमिंग वीडियोज़। देन उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टडी स्टैट्यूटरी बॉडीज़, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट गाइज। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डू लाइक देम, शेयर देम विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच गाइज।